नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश, उसका पार्ट 5 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए दोस्तों, पीछे वाले टॉपिक में हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था, जिसके अंदर 6 प्रकार की ऑब्जेक्ट की स्थितियां थी, और उसमें मैंने आपको 6 प्रकार की स्थितियों को एक किरण आरेख के माध्यम से समझाया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन थी, जब ऑब्जेक्ट वक्रता के अंदर C पर स्थित हो तो उसकी इमेज वस्तु के बराबर उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार मैं अवतल दर्पण को आगे लेकर चलता हूं, और उसमें हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अवतल दर्पण के 6 या 7 उपयोग बुक्स में पढ़े होंगे, कई नोट्स में पढ़े होंगे, लेकिन आज तक शायद ही आप उनको समझ पाए होंगे कि इनका उपयोग वास्तव में दैनिक जीवन में इन उपकरणों में होता कैसे है। मैं आपको आज वही 6 या 7 जितने भी अवतल दर्पण के उपयोग हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाता है दैनिक जीवन के अंदर, उपकरणों के अंदर, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अवतल दर्पण का पहला उपयोग। अवतल दर्पण किस में काम किया जाता है? अवतल दर्पण का पहला उपयोग है चिकित्सक आंख, नाक, कान व गले के आंतरिक भागों को देखने। अब आपने पढ़ दिया कि जो अवतल दर्पण है उनका उपयोग जो चिकित्सक होता है वो आंख, कान, नाक, दांत, इनका जो आंतरिक भाग होता है उनको देखने के लिए करता है। अब आपको ये पता नहीं है कि वो करता कैसे है इनका उपयोग, अवतल दर्पण उनमें काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो केंद्रित करने वाले दर्पण का उपयोग चिकित्सक कैसे करता है? चिकित्सक इनका उपयोग कैसे करता है? आपने हेड मिरर के रूप में देखा होगा। चिकित्सक अपने सिर पर एक शीशा लगाता है, और फिर वो काम कैसे करता है उस शीशे के माध्यम से मैं आपको एक किरण आरेख से समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई प्रकाशिक स्रोत है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो भी कमरे के अंदर लगा हुआ है, और यहाँ पे चिकित्सक बैठा है, ये चिकित्सक का हेड है। तो नॉर्मल सी बात है, चिकित्सक अपने आंखों से या टॉर्च से आपके नाक के अंदर की जो महीन चीजें होती है उनको देखता है, तो उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ना ही चिकित्सक उसके अंदर इतने छोटे पार्ट के अंदर घुस सकता है, तो फिर चिकित्सक करेगा क्या? चिकित्सक अपने हेड पर, जैसे चिकित्सक का हेड है और इस पर एक अवतल दर्पण लगा लिया, इस प्रकार से इसने एक अवतल दर्पण अपने हेड मिरर के रूप में लगा लिया, सर पर ऐसे बांध लेता है, और आगे की साइड में ऐसे दर्पण लगा होता है, और आंख के पास में एक लेंस लगा होता है। अब दर्पण काम कैसे करता है? दर्पण लगाने के बाद चिकित्सक जैसे कोई प्रकाश स्रोत है, इससे समांतर प्रकाश की किरणें इस अवतल दर्पण पर आकर गिरती है, और दर्पण क्या करता है? हमने पढ़ा है, यदि प्रकाश की किरणें समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ऐसे ये अवतल दर्पण है, इसमें यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो परावर्तित होकर किससे गुजरती है? मुख्य फोकस से।
ऐसे जितनी भी किरणें समांतर आएंगी वो सभी के सभी कहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं, मुख्य फोकस पर केंद्रित हो जाती है। अर्थात अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एकत्रित करता है। वैसा ही काम इसके अंदर है। ये प्रकाश की किरणें स्रोत से आ रही हैं और इस दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। अब वो बिंदु कौन सा होगा, वो बिंदु डॉक्टर खुद क्या करेगा, उनको क्या देखना है, वो अपने हेड मिरर को ऐसे हिलाकर और जो पॉइंट है, जो मरीज है उसका जो इलाज करना है, जिस पॉइंट को उसे देखना है उस पॉइंट पे उनको फिक्स कर लेगा। जैसे ये मिरर है, ये अपना हेड हिलाकर, जैसे मान लो यहाँ पे नोज है, नाक है और उसके अंदर किसी चीज को देखना है तो उसे सेट कर लेगा अपने सिर के माध्यम से और जो प्रकाश की किरणें वो उस बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी और वो बिंदु सारा का सारा प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित होने से वो बिंदु हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक आंख, कान, नाक व गले के आंतरिक भागों को देखने के लिए करता है। सीधी सी बात है, जो सिर पर दर्पण लगा हुआ है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कैसे करता है वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ट्यूबलाइट से किरणें आ रही है, समांतर किरणें दर्पण से टकराई, परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर केंद्रित होंगे और उस बिंदु को वो खुद तय करेगा उनको क्या देखना है। 2 नंबर इसका उपयोग है, आपने शेविंग की होगी, शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, रेलवे की या दिल्ली पुलिस की, इसके अंदर ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि शेविंग मिरर हजामत का शीशा, दूसरा नाम बोला जाता है हजामत का शीशा, हजामत का शीशा। हजामत का मतलब है शेविंग मिरर से, दाढ़ी करने वाला शीशा। अब दाढ़ी करने वाले शीशे के रूप में इनका उपयोग क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए दोस्तों, हम तो उपयोग समतल दर्पण का भी कर सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण क्या कहता है कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी, यानी इमेज आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। लेकिन वस्तु के बराबर नहीं बनानी है। शेविंग दर्पण हजामत के शीशे के अंदर हमारी इमेज बड़ी करके देखेंगे। जैसे हम शीशे को नजदीक में लाकर हमारे चेहरे पर छोटी छोटी चीजें उनको बारीकी से देख पाते हैं और उन बारीकी से देखने वाली चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हजामत का शीशा यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे, मैंने आपको 6 नंबर स्थिति बताई थी कि अवतल दर्पण, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर ये फोकल पॉइंट होता है और ये पोल ध्रुव होता है। यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। मैंने मान लिया कि एक वस्तु वो किसके बीच स्थित है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, विशेष स्थिति है। क्योंकि जो 5 स्थितियां अवतल दर्पण में पड़ी थी उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता था, वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था, छोटा बना, बराबर बना और बड़ा बना। लेकिन 6ठी विशेष स्थिति थी जिसमें प्रतिबिंब क्या बना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बना। कैसा बना, सीधा बना, A' और B', आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 6 नंबर कंडीशन में बनता है। वो कंडीशन होती है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित। तो सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति इसके अंदर कैसे, जैसे मान लो कि ये मुख्य फोकस और ध्रुव मेरे सामने एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी है, उसकी कोई न कोई फोकस दूरी है, उसका वक्रता केंद्र भी है यानी वक्रता त्रिज्या भी है, इंफिनिटी है। मैं मेरे चेहरे को उस दर्पण के मुख्य जो ध्रुव है और मुख्य फोकस, जैसे ही पीछे मुख्य फोकस है, आगे दर्पण का ध्रुव है, उनके बीच में मेरे चेहरे को लेकर आता हूं तो चेहरे का आकार है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। 1 नंबर बात, 2 नंबर बात, सीधा भी दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता। अवतल दर्पण में सभी 5 स्थितियों में उल्टा दिखाई देता है। आप सामने जाओगे तो आपका चेहरा ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जो 6ठी विशेष स्थिति है उसमें आपका चेहरा क्या दिखाई देगा, सीधा देगा और क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। इस साइड में आप देख सकते हो, ऐसे बनता है इसका प्रतिबिंब। जैसे ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आती है, दर्पण से परावर्तित होकर हमने नियम पढ़ा है, किससे गुजर जाती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरी, प्रकाश की किरण ध्रुव प्राप्तित होती है, जितने डिग्री कोण प्राप्तित होती है उतने डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाती है।
इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और इमेज कहाँ बनती है? जहाँ दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लेकिन ये किरणें तो कभी भविष्य में नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि दोनों आगे से ऐसे हो रही है। तो फिर क्या करें? इनको पीछे बढ़ाया जाए, दोनों किरणों को क्या किया जाए? पीछे बढ़ाया जाए। पीछे बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, ये आभासी होता है। जहाँ वास्तव में मिलती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ पे परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो क्या है? सीधा है, वस्तु से बड़ा है, और किसके पीछे बनता है? दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ये स्थिति अजामत के शीशे में उपयोग में ली जाती है। यानी दाढ़ी बनाने वाला शेविंग मिरर, अजामत का शीशा, इसके अंदर मेकअप मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि चेहरे की जो छोटे छोटे मुहासे होते हैं उनको देखने के लिए हम जैसे दर्पण को पास में लेकर आएंगे, हमारा जो चेहरा है वो बड़ा दिखाई देगा। चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? अजामत का शीशा होता है। और चेहरे को कैसे बड़ा किया जा सकता है? वो कंडीशन नंबर 6 है कि अपना चेहरा है वो मुख्य फोकस और पोल के बीच में रखिए। अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो नहीं बनेगा, अनंत पर चले जाओगे। इस साइड में रख दिया तो उल्टा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एक छठी स्थिति, वस्तु कहाँ हो? F और P के बीच हो, तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। 3 नंबर उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 3। तीन नंबर उपयोग है डिश या एंटीना की आकृति। आपने सभी ने डिश या एंटीना देखी हो। डिश या एंटीना क्या करते हैं? ऐसे कैसी? देखिए, डिश और एंटीना इस प्रकार की बनी होती है। इस प्रकार से इसे स्टैंड पर उनको रखा जाता है, और यहाँ पे इसका कैमरा होता है। यहाँ पे इनका कैमरा लगा होता है। ये इस आकार की ट्यूब बनाई जाती है। डिश और एंटीना है वो इस आकार की ट्यूब बनाई जाती है। अवतलाकार, यह अवतलाकार क्यों बनाई जाती है? अवतलाकार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। लेकिन यहाँ पे जो एंटीना लगाई हुई है वहाँ पे कोई प्रकाश की किरणों की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई प्रकाश की किरणें नहीं आती हैं जिससे हमें चित्र दिखाई देते हैं। चित्र प्रकाश की किरणों से नहीं दिखाई देती हैं। वो कौन सी किरणें होती हैं? जैसे मान लो यहाँ से EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। कौन सी तरंगें? विद्युत चुंबकीय तरंगें, या हम उसे रेडियो तरंगें भी बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसे आती है समांतर, बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है तो समांतर आती है एक दूसरे के, ऐसे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बहुत दूर से कहाँ पे आकर गिरती है? डिश या एंटीना, जिसकी आकृति कैसे? अवतलाकार, क्योंकि हमें रेंज तो पकड़ानी होती है ना, वो रेंज का ही काम कर रही है, इसीलिए इसकी आकृति ऐसे बनाई जाती है। देखिए कैसे, क्योंकि ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये कैमरा मुख्य फोकस पर लगा रहता है। कौन सा मुख्य फोकस? ये वाला, ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ये मुख्य फोकस, और ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। पहला रूल पढ़ा था हमने, यदि प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर किससे गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। समांतर आती है तो किससे गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है, यानी मुख्य फोकस पर किरणें केंद्रित होती है। छितराई हुई किरणें जो आती हैं उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है। वो बिंदु कौन सा होता है? मुख्य फोकस होता है। ये आकृति यहाँ पे, यह अवतलाकार आकृति। किरणें समांतर आ रही हैं, जैसे परावर्तित होती हैं तो हमें पता है ये जो कैमरा है ये मुख्य फोकस पर लगा रहता है। यहाँ पे कभी नहीं लगा होता डिश के अंदर कैमरा, एक निश्चित दूरी के बाद में लगा रहता है कैमरा। तो यहाँ से जो किरणें आई टकराने के बाद परावर्तित होती है ऐसे ऐसे, और ये किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। वो कौन सा बिंदु?
वो कैमरा है जो डिस्क के अंदर लगा हुआ है। वो कैमरा डिस्क के अंदर कौन से पॉइंट पे लगा हुआ है? मुख्य फोकस F पर लगा हुआ है, जिस पर EMW किरणें जितनी भी समांतर आती हैं परावर्तित होकर एक बिंदु F पर केंद्रित हो जाती है, जिस पर कैमरा लगा रहता है। कहने का मतलब जितने भी किरणें आई उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया, रेंज पकड़ गई, रेंज पकड़ गई, यानी टेलीविजन के अंदर रेंज आ गई। इसके लिए कुछ एंगल भी दिया जाता है डिस्क के अंदर, ताकि अधिकतम जो किरणें की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अधिकतम आ सके और अधिकतम परावर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो सके। वो बिंदु मुख्य फोकस होता है, जिस पर क्या लगा रहता है? कैमरा लगा रहता है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ डिश या एंटीना की आकृति भी कैसे बनाई जाती है? अवतलाकार। अब आप समझ गए होंगे क्यों बनाई जाती है। दो सतहें होती हैं, समांतर आएंगी तो मुख्य फोकस से जाएंगी, और यदि मुख्य फोकस से आती है तो क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। हमने पढ़ लिया कि डिश या एंटीना कैसे काम करती है, आपने पढ़ा ही था, लेकिन आज समझ में लिया कि डिश और एंटीना की आकृति ऐसी क्यों बनाई जाती है और कैमरा पास में नहीं लगाकर दूर क्यों लगाया जाता है। इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण होता है। और किरणें कभी प्रकाश किरणों की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडियो तकनीक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ। हमें दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो कोई प्रकाश किरणों से नहीं दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें रेडियो तरंगें होती हैं, उनसे दिखाई देते हैं। तो ये EMW किरणें। अब मैं इनके विपरीत बात करता हूँ। ये मैंने पढ़ा कि डिश और एंटीना क्या करती, इसमें आपने देखा कि किरणें समांतर आ रही हैं और कहाँ पे एकत्रित हो रही है? मुख्य फोकस पर। अब मैं कोई आपको ऐसा उपयोग बता दूं जिसमें किरणें मुख्य फोकस से आ रही है और क्या हो रही है? समांतर हो रही है। यानी समांतर आने वाली मुख्य फोकस पर आती है और मुख्य फोकस से आने वाली समांतर हो जाती है। द्वितीय नियम पढ़ा था, तो वैसा ही उपयोग है। 2 नंबर उपयोग या आप लिख सकते हो 3 नंबर उपयोग को। और कैसे काम करता है? उपयोग कितने इधर डिश या एंटीना में। अब काम कैसे करता है? वैसे एंटीना बना सकते हो। किरणें समांतर आ रही है, कौन सी किरणें? EMW किरणें। समांतर आने के बाद कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस पर क्या लगा रहता है? कैमरा लगा रहता है। और 4 नंबर है गाड़ी की हेडलाइट या अगरबत्ती या टॉर्च। अब ये बड़ी लॉजिक की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि ये हेडलाइट होती है, इसमें ये जो अवतल दर्पण लगा कहाँ रहता है? कुछ ऐसे सोचते हैं कि जो आगे वाला दर्पण होता है वहां, अरे वहां पे अगर दर्पण लगा दो लाइट जाएगी कहाँ? दर्पण लाइट को रोकता है, तो वो तो दर्पण है नहीं। तो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये आखिर ये दर्पण लगा कहाँ रहता है और इनका क्या उपयोग है। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि गाड़ी की हेडलाइट या अगरबत्ती या टॉर्च के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इनका उपयोग किया कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बता दूं कि यह अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। और मैं आपको ये बोलूं कि प्रकाश की किरणें, ये मुख्य फोकस है, इससे कोई प्रकाश की किरणें ऐसे चली या ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है किससे गुजर जाती है? मुख्य फोकस से। जैसे इसका उल्टा होता है, इसमें क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर है, कहां से गुजर गई? मुख्य फोकस से। मैं बोल रहा हूं इसमें क्या है? ये किरण आरेख बता रहा है कि किरण कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे समांतर होगी। तो वो क्या रहा? इसमें क्या होगा? इसमें भी ऐसी स्थिति है जैसे इसमें कैमरा लगा है ना मुख्य फोकस पर, इसमें ग्रहण करने वाला लगा है, उसमें देने वाला लगा है। क्या देने वाला लगा है? देखिए, जैसे मैंने इस प्रकार से मैं लाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी का जो अगरदीप होता है वो बना रहा हूँ। कुछ ऐसा अगरदीप होता है गाड़ी, ये गाड़ी का अगरदीप है। अब बहुत सारे ऐसे पूछते रहते हैं कि ये आगे वाला है अवतल दर्पण या ये पीछे वाला है, या कई बार गाड़ी के ऊपर ऐसे इनकी टोपी सी भी लगी रहती है, या ये ऊपर वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करता है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आगे वाला है या पीछे वाला है। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी की जो अगरदीप है, इसके अंदर यहाँ पे इसका मुख्य फोकस है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या लगा रहता है? एक बल्ब लगा रहता है।
क्या लगा रहता है? बल्ब। बल्ब ये नहीं कि बल्ब एकदम से उसके अंदर नॉर्मल टॉर्च के अंदर आ जाता है तो ज्यादा दूर तक लाइट नहीं फैलती है, और जो टॉर्च ज्यादा दूर तक जैसे शिकार करने वाली जो लाइट होती है, शिकारी जो उपयुक्त करते हैं, उसके अंदर जो बल्ब होता है वो थोड़ा सा आगे की साइड में लगा होता है। आगे की साइड में लगने का मतलब सीधा सा है कि ये है वो अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। आपको दिखाई दे रही है कि अवतलाकार आकृति ये, और इसके मुख्य फोकस पर क्या रख दी मैंने? लाइट रख दी। यानी जो बल्ब लगा है वो कहाँ पे लगा है? मुख्य फोकस पर लगा है। अब मुख्य फोकस पर लगा है तो बल्ब से चलेंगी प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ से EM किरणें अनंत से आ रही थी ऐसे, और कहाँ पे केंद्रित हो गई? मुख्य फोकस से। तो यहाँ पे किरणें कहाँ से निकलेंगी? इस बल्ब से। बल्ब से निकलेंगी तो ये मुख्य फोकस है। बल्ब क्या है? मुख्य फोकस। इससे किरणें ऐसे निकली, जैसे एक ये किरण निकलेगी, जैसे एक ये किरण निकलेगी, ऐसे बहुत सारी किरणें निकलेंगी। ऐसे किरणें निकल रही हैं। अवतल दर्पण लगा हुआ है पीछे की साइड में, और आगे ऐसे बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब से किरणें निकल रही हैं और दर्पण से टकरा रही हैं। यानी मुख्य फोकस से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ऐसे समांतर हो जाती हैं। ऐसे समांतर होने का मतलब सीधा सा है कि जो प्रकाशिक एरिया है जिसे प्रकाश कवर करता है वो बढ़ जाता है। यानी हमें दूर तक वस्तु दिखाई देती है, और दूर तक वस्तु दिखाई देने के लिए किरणों को समांतर करना पड़ता है। क्योंकि यदि समांतर नहीं होती, ऐसी स्थिति होगी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो एक बिंदु पर हमें दिखाई देता, आगे कुछ नहीं दिखाई देता। हमें लंबी दूरी तक देखना है गाड़ी में बैठे हुए, तो लंबी दूरी तक देखने के लिए जो अग्रदीप होता है वो अवतलाकार आकृति का होता है, और काम कैसे करता है? वो ऐसे काम करता है कि जो ये अवतलाकार आकृति है इसके मुख्य फोकस पर बल्ब लगा रहता है, और इस बल्ब से आने वाली किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और अधिकतम दूरी तय करती हैं। ये हो गया हमारा उपयोग नंबर 4। और अब 5 नंबर उपयोग की बात करते हैं। 5 नंबर उपयोग में है चमच। जो चमच होती है, चमच जो हम काम में लेते हैं, चमच का भीतरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। भीतरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। इस प्रकार की हमारी चमच होती है। अंदर से ऐसे धसी होती है चमच। धसी हुई है तो जो पार्ट धसा हुआ है और ये बाहर वाला पार्ट उभरा हुआ है, तो ये पार्ट किसकी भांति काम करेगा? अवतल दर्पण की भांति। और इसके अंदर भी आप अपना चेहरा देखोगे तो आपको चेहरा उल्टा दिखाई देता है। यानी अवतल दर्पण की तरह कौन काम करता है? चमच का भीतरी भाग भी अवतल दर्पण की तरह काम करता है। और 6 नंबर इसका उपयोग है सोलर कुकर। इसमें सोलर कुकर के अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि बस सारी बातें एक ही आ रही हैं कि सोलर कुकर में हमें क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, खाना जल्दी पक जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का मतलब सूर्य की जो किरणें उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा आंधा शीशी वाला शीशा, और आंधा शीशी वाले शीशे को क्या किया जाता है? सूर्य की तरफ किया जाता है। तो जितने प्रकाश की किरणें उस पर गिरती हैं, गिरने के बाद जो लेंस होता है, गिरने के बाद पीछे की साइड में एक बत्ती सी निकलती है, और उस बत्ती को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो कोई भी वस्तु है उसको कुछ ही समय में जला सकती है। कहने का मतलब पूरा का पूरा प्रकाश वो क्या कर रही है? केंद्रित कर रही है। वैसे सोलर कुकर काम करता है, यानी प्रकाश की किरणों को ऐसे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर दिया जाता है? केंद्रित कर दिया जाता है, और ऊर्जा बढ़ जाती है, खाना जल्दी पक जाता है। इसलिए सोलर कुकर में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक जैसे दांत चेक करने वाला डॉक्टर आता है, दांत चेक करता है तो हमें दांत के अंदर की कोई कैविटी देखनी है। तो ये तो है नहीं कि हमारा मुंह इतना बड़ा हो कि डॉक्टर उसके अंदर बैठ जाए, देख ले फिर बाहर निकल जाए।
ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्या करे वो कि ताकि उसको किसी दबाड़े के अंदर भी ना घुसना पड़े और अंदर की जो चीजें वो स्पष्ट भी दिखाई दे, उनके लिए वो क्या करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। एक मिरर रखता है हाथ में, ऐसे मिरर रखता है जैसे चम्मच की तरह होता है वो, और उसके मुंह के अंदर ऐसे डालता है। डालने के लिए वो एक ऐसी स्थिति बनाता है, कैसी स्थिति कि जो दांत है वो मुख्य पक्ष व ध्रुव के बीच रहे, मुख्य पक्ष व ध्रुव के बीच रहे। क्योंकि अवतल दर्पण में वैसे तो प्रतिबिंब क्या बनते हैं, 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। साहब कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। अब उल्टे बने तो पता ही नहीं चलेगा उनको, वो दांत देख रहा है, जो चीज देखना चाहता है वो उनको सीधी दिखाई देगी। वास्तव में जो चीज जैसे देखना चाहता है तभी तो इलाज कर पाएगा, अगर उल्टी दिखी तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो फिर करे क्या, करे ये कि उसके पास छठी स्थिति है। छठी स्थिति कौन सी है कि वस्तु सीधी दिखाई देगी, वस्तु बड़ी दिखाई देगी, वो स्थिति 6 नंबर। यानी कहां पे रखा जाए, F व P के बीच रखा जाए वस्तु को। F व P के बीच रखने पर वो ऐसे अंदर डालेगा और आसानी से देख पाएगा कि सीधा उनको जो दांत है अंदर का जो पार्ट है देखना है वो सीधा दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा। उस आधार पर वो इलाज को अंजाम देता है। तो ये हमारे पास 6-7 इनके उपयोग के अवतल दर्पण के। अब यह अवतल दर्पण के अंदर आपको एक विशेष बात दिखा देता हूं। वो विशेष बात क्या है, आप नोट डाल के लिख सकते हो। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस नहीं पढ़े, उत्तल दर्पण भी पढ़े, लेकिन जब बात अवतल दर्पण की आ गई तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं कि अवतल दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल लेंस कुछ हद तक दोनों एक जैसे ही होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण व उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यानी मेन चीज ये वस्तु से बड़ा बनता है। क्यों है मैंने, क्योंकि आभासी व सीधा उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल लेंस में भी बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी व सीधा बनता है, तो आभासी सीधा के माध्यम से हम अवतल दर्पण को अलग नहीं कर सकते। तो अलग क्या होगा, उत्तल दर्पण में आभासी सीधा व वस्तु से सदैव छोटा बनता है और एकमात्र अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के अंदर जो 6 नंबर स्थिति मैंने बताई थी उसमें वस्तु से क्या बनता है, प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। और आभासी सीधा पढ़ते हैं हम टूट पड़े उत्तल दर्पण, क्योंकि आभासी सीधा उत्तल दर्पण बनता है, कहीं पे रख दीजिए आभासी और सीधा बनेगा। और 2 नंबर का अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में क्या बनता है, वो उल्टे बनते हैं और क्या बनते हैं, वो वास्तविक बनते हैं। तो जल्दी से ये ऑप्शन तो हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वास्तविक और उल्टे बनते हैं। 5 स्थितियों में ये पढ़ा कि वास्तविक और उल्टे बनते हैं। एकमात्र छठी स्थिति थी जिसमें ये पढ़ा कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ध्यान रखना है कि वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस होगा जिसमें आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण के उपयोग और दर्पण के सूत्र, जो दर्पण का सूत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।